हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विद अंबिका। कैसे आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और हिंदी साहित्य हम यहाँ पे बिल्कुल डिटेल में ज़ीरो टू हाई लेवल करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारा 2 क्लास ख़त्म हो चुका है, जिसके अंदर हमने हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ये एनवीएस टीजीटी का आप अगर सिलेबस देखेंगे तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास है, जिसको हमने पूरा अच्छे से ख़त्म कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूरी साहित्य कंप्लीट कराई जाएगी। अभी हमने इतिहास ग्रंथों पर चर्चा की सबसे पहले, क्योंकि यहीं से आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है। साहित्य जब हम पढ़ते हैं सबसे पहले आपका यही ज़रूरत होता है पढ़ने का, तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया है। इसके बाद जो है मैं आपको पूरा आदिकाल डिटेल में कराने वाली हूँ, जिसमें हम नगेंद्र की पुस्तक, रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक और डॉक्टर बच्चन की पुस्तक को, मतलब बहुत सारे मानक पुस्तकों का समाहार यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही मेहनत से आपके लिए ये नोट्स बनाई जा रही है। तो ये नोट्स अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको 299 रुपीज़ लगेगा। ठीक है, 299 रुपीज़ में जितने भी लोग नए हैं मैं एक बार बता देती हूँ, फिर हम आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 299 रुपीज़ आपको लगेगा। ये आपको टेलीग्राम पे आप चले जाइए। मेरे टेलीग्राम पे आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे आपको एक QR कोड उपलब्ध करा दिया जाएगा। वहाँ पे आप स्क्रीन शॉट ले करके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा, आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा। आपके जो भी डाउट है वो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसमें आपको क्या क्या मिलेगा मैं आपको बता देती हूँ। हिंदी साहित्य आपको कंप्लीट मिलेगा, सारा आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल हम पूरा ख़त्म करेंगे, डिटेल में ख़त्म करेंगे अच्छे से। इसके बाद आपको जो विधागत जितने भी आपके सिलेबस में लगे होते हैं, जैसे कि उपन्यास, कहानी, नाटक, काव्य संग्रह या फिर एकांकी, यात्रा वृतांत, ये सभी चीज़ें ऑल ओवर आपको ख़त्म करवाया जाएगा 299 रुपीज़ में। बहुत ही अच्छा मौका है आपके लिए, और इसीलिए मैंने इतनी मिनिमम प्राइस रखी है, क्योंकि ये तो हर कोई अफोर्ड कर सकता है, हर कोई मोबाइल में रिचार्ज कराता है, और सबसे मिनिमम जो रिचार्ज है वो आपका 299 है। तो इसीलिए मैंने ये प्राइस आपके लिए रखा है, बहुत ही मिनिमम सा, जिसके वजह से आप अपनी हिंदी साहित्य को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। और इतना मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि जो आपको ज़रूरत नहीं है वो 5,000 7,000 वाले कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे बेहतर कंटेंट मैं आपको यहाँ पे उपलब्ध करा रही हूँ। और क्लासेस आपके लिए बिल्कुल फ्री हैं, तो आप क्लासेस यहाँ पे देख सकते हैं। रोज़ाना आपको बने रहना पड़ेगा, और निश्चित रूप से अगर आप समय देते हैं और अभी से तैयारी अपनी जारी रखते हैं तो कोई भी एग्ज़ाम आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, और सिलेक्शन भी उन्हीं का होता है जो समय से लगे होते हैं। 10-20 दिन पहले पढ़ाई करके कोई भी आदमी सिलेक्शन नहीं लेता है, इसी से आदमी का कुछ 2 मार्क्स 5 मार्क्स से लोग रह जाते हैं। इसीलिए मैं चाहूँगी कि आप, समय है भी आपके पास और आप अच्छे से इसकी तैयारी कीजिए। ठीक है, और यहाँ पे आपको इसके अलावा मैं और एक बात बताना चाहती थी कि आपको पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस जो करवाया जाएगा, मैंने ये प्लान किया है कि आपको इतिहास ग्रंथ तो मैंने 2 दिन में करवा दिया है, इसका पूरा क्वेश्चन मैं आपको आज से लेके कल तक मैं ख़त्म करा दूंगी। और ये पूरा जो क्वेश्चन और थ्योरी दोनों हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, पहले हम थ्योरी करेंगे, इसके बाद हम इसके MCQs भी लगाएंगे, और ये MCQs भी आपको उसी नोट्स के साथ मिल जाएंगी पूरी। तो कितने क्वेश्चंस होंगे? लगभग 10,000 प्लस क्वेश्चंस आपको हिंदी साहित्य के मैं उसी नोट्स के साथ 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 में क्लास ख़त्म होगा इसके बाद आपको मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? उम्मीद है आप सभी समझ गए होंगे इसको। तो यहाँ पे 10,000 प्लस आपको प्रैक्टिस सेट, मतलब प्रैक्टिस सेट नहीं, क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे, और उसकी PDF भी आपको उसी के साथ मिल जाएगी। ठीक है, थ्योरी क्लास के साथ। तो बस यहाँ पे आप जल्दी से जल्दी इसको ले सकते हैं जिनको भी ज़रूरत है। और यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, जो हमने कल और परसों जो हमने क्लासेस की हैं, जिसमें हमने पूरा हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास देखा है, इसको एक बार आप ज़रूर देख लीजिए। जो इसका PDF है ये बहुत अच्छा है, और इसको आप अगर कर लेते हैं, इससे बाहर आपका प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। लगभग मैंने आपको 30 से 35 इतिहास ग्रंथ इसमें कराए हुए हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और इससे बाहर आपके प्रश्न एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे। अभी मैं आपको क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, बस आपको कंप्लीट बने रहना है वीडियो में। ठीक है, और वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि आप सभी चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाएँ। अभी आपको ये समझ में आएगा कि थ्योरी करने के बाद अगर आप क्वेश्चंस लगाते हैं तो आप बहुत ही आसानी से इसको याद कर पाएंगे, और एक टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही सिस्टमैटिक वे में मैं आपके साथ यहाँ पे चल रही हूँ, ताकि आपको हिंदी साहित्य बिना बोझिल हुए, आपको जो PDF दिया जा रहा है ये भी आपको बहुत ही कलरफुल मिलेगा, जिससे आपको क्या होगा कि पढ़ने में आपको रुचि होगी, और आप बहुत अच्छे से इसकी प्रिपरेशन कर पाएंगे, इसको प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है,
और नोट्स के रिगार्डिंग जो भी आपको कोई भी क्वेरीज होगी तो आप टेलीग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको आंसर कर दिया जाएगा। अब चलिए मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। सबसे पहले हमने पद्धति पर बात की, पद्धति हमने कंप्लीट कर लिया। जितना भी आपका पद्धति होता है जो इम्पॉर्टेंट वाला है, इसके अंदर जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब हमने डिस्कस की हैं। फिर यहाँ से जो हमारा स्टार्ट होता है, गार्सा दा तासी से हमारा स्टार्ट होता है, जो फ्रेंच साहित्य इतिहासकार हैं, उनके बारे में हमने पूरा देखा। उसका जो संस्करण है कितने भागों में प्रकाशित हुआ, या फिर प्रकाशक संस्था क्या थी, कुल कितने कवि थे, हिंदी में कितने कवि थे, ये प्रश्न आपका इस प्रकार से पूछा जाता है, ठीक है। एक एक लाइन जो है यहाँ पे मैंने आपको दूध से मक्खन निकाल के दिया है, ठीक है। बहुत ही मेहनत लगी है, क्योंकि बहुत छानबीन के बाद, बहुत सारी बुक्स को खंगालने के बाद आपको ये सभी चीज़ें कराई गई हैं, जिसमें आपको जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से प्रश्न आपके बने हैं अभी तक, वो सब कंक्लूड करके यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो जितने भी लोग हैं, जैसे कि उर्दू भाषा में इसका अनुवाद किसने किया, हिंदी भाषा में इसका अनुवाद किसने किया, ये सब हम देखने के बाद हमने देखा ठाकुर सिंह, शिव सिंह सेंगर को, है ना। फिर जॉर्ज गिडियर्सन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट यहाँ से, इनका कितना अध्याय है इनका कुल, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का। फिर इसके बाद कौन कौन सा अध्याय है पूरा हमने डिस्कस किया है, बहुत ही डिटेल में सभी चीज़ें यहाँ पे कराई गई हैं, जिससे बाहर आपका एग्जाम में प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। मिस्र बंधु जो है, इसके बाद आते हैं आपके मिस्र बंधु, ठीक है। यहाँ पे जितने भी काल विभाजन है जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि मिस्र बंधु के अकॉर्डिंग भक्ति काल का क्या समय था, तो ये आप कैसे पता करेंगे, यहाँ से आपको सभी चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। आप ये देख सकते हैं इनकी जो रचना है मिस्र बंधु की, नवरत्न, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है बहुत अच्छे से। रामचंद्र शुक्ल के ऊपर सभी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई गई हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो सब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये पूरा मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको एक बार रिकॉल हो जाए, फिर हम क्वेश्चंस को लगाएं तो आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही मज़े में सभी चीज़ों को आसानी से कर पाएँ, ठीक है। तो क्या होगा, इससे आपको आसानी होगी, बहुत ही अच्छे से आपको याद हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये प्रश्न आपका काफ़ी बार पूछा जाता है कि रामचंद्र शुक्ल जो है, इन्होंने चिंतामणि जो निबंध संग्रह है इसकी रचना की है, लेकिन केवल 2 भाग की है। तीसरा भाग का किसने किया है, तो नामवर सिंह ने किया है। चौथा भाग को कुसुम चतुर्वेदी, ये चौथा भाग आपका पूछा गया था, कुसुम चतुर्वेदी, शायद DSSS में आपका क्वेश्चन बना है। तो इस प्रकार से प्रश्न आपके बनते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट है वो सब हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। टोटल लगभग 30-35 मैंने कवियों का आपको रचनाओं के बारे में आपको बताया है जहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो ये सब आप देख सकते हैं यहाँ पे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो इम्पॉर्टेंट है उसको तो हमने पूरा डिटेल में यहाँ पे देखिए, एक एक चीज़, एक एक तथ्य को हमने यहाँ पे रखा हुआ है। अभी हम जब आदिकाल करेंगे तो पूरा जितने भी प्रथम कवि किन्होंने किसे माना है वो हम उस एक बार में आपको डिस्कस कर देंगे। यहाँ भी आपको करवाया गया है, लेकिन एक बार में आपको देखिए, मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको जितना सिंपल वे में हो सके सभी चीज़ों को परोसा जाए ताकि आप उसको खा सके, है ना। तो चलिए यहाँ पे ये पूरा क्लास हमने आपको दिखा दिया, एक बार PDF पूरा कंप्लीट आपको दिखा दिया। ये PDF आप आसानी से पा सकते हैं, पूरा जितना साहित्य का सभी चीज़ आपको आसानी से सिर्फ और सिर्फ 299 रुपीज़ में मिल जाएगा, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये आपको मैं दिखा दी हूँ, जितने भी इम्पॉर्टेंट हैं ये सब हमने यहाँ पे कर लिया। ये देखिए, जितने भी इम्पॉर्टेंट वाले थे ये सब पूरा 35 हमने जो है यहाँ पे देखा है इतिहास ग्रंथ। और अब हम आज इस पे क्वेश्चंस करने वाले हैं, ये पूरा आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अभी हम क्वेश्चंस। और कितने क्वेश्चंस आप लगा पाते हैं, अगर आप 2 दिनों तक पूरा आपने कंप्लीट देखा है क्लास को, तो आप बहुत ही अच्छे से इसका स्कोर कर पाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। चलिए हम एक क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। अगर जितने भी लोगों को ये पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। प्लीज़ आप सभी से अनुरोध है कि जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ अपने ग्रुप मेंबर्स में जाके शेयर कीजिए, और पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बिना सब्सक्राइब किए आपको मेरे वीडियो समय पे नहीं मिल पाएंगे, और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम क्वेश्चंस। जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हम साहित्य, इतिहास, नामकरण और काल विभाजन से संबंधित प्रश्न यहाँ पे हम देखने वाले हैं। और यहाँ पे आप ये भी देखिएगा कि कौन सा किस एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। तो पूरा आपको मन भर के आपको क्वेश्चंस करवाया जाएगा, क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है। और ये पूरे क्वेश्चंस की PDF भी आपको साथ में ही मिल जाएगी, जब आप वो वाले नोट्स परचेस करेंगे उसके साथ ही आपको ये भी मिल जाएगा। पूरा 10,000 प्लस हम जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं हिंदी साहित्य में, वो सब आपको मिल जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इतिवृत्त और आलोचना
का संवेद रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है वह किसके बारे में है, बताएंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गारसा दातासी, मिश्र बंधु और जॉर्ज ग्रियर्सन। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या होगा यहाँ पे बताएंगे। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है वो रामचंद्र शुक्ल के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे जो है आपका सही हो जाएगा। आप यहाँ पे देखिए, इतिवृत्त और आलोचना का संवेद रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश संवत स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आप सभी को पता है 1929 में इनकी जो रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास। और यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगी, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि किसकी भूमिका में इन्होंने ये रचना की है। सारी बातें आपको डिटेल में मैंने बताई हुई हैं रामचंद्र शुक्ल के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आप मुझे इसका आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में कि किसकी भूमिका में इन्होंने लिखा है। और एक क्वेश्चन ये भी आपको बताना है कि इसी रचना का संशोधित और परिवर्तित रूप जो है वो कब प्रकाशित हुआ। ये 2 क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। आपको जितनी चीज़ें मैं करा रही हूँ बस आप भरोसे के साथ उसको कर जाइए, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितनी चीज़ें मैं आपको कंटेंट दे रही हूँ ना, आपको फ्री क्लासेस दी जा रही है, तो क्लासेस में तो कोई पैसे नहीं लग रहे, उसको आप बस अच्छे से देखिए, समय पर देखिए, पूरा कंप्लीट देखिए और बार बार रिवीजन कीजिए। अगर इतनी चीज़ें आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको हिंदी साहित्य में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट। यहाँ पे आप देखिए यूपी पीजीटी में ये क्वेश्चन आपका बना था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम किसने दिया। अब ये काफ़ी बार आपका पूछा जाता है। आप यहाँ पे देखिए कितनी बार ये प्रश्न बना है, ये क्वेश्चन आपका काफ़ी बार बना है। तो आदिकाल को आधार काल नाम किसने दिया। नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा थ्योरी वाला, उसमें हम पूरा देखने वाले हैं आदिकाल को किसने क्या कहा है। बहुत सारा देखने वाले हैं जहाँ से प्रश्न आपका बन जाएगा और उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे रमाशंकर शुक्ल रसाल, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या मोहन अवस्थी। तो यहाँ पे सभी को हम देख लेंगे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो आधार काल किसने कहा है, मोहन अवस्थी ने कहा है, ठीक है। मोहन अवस्थी ने आधार काल कहा है और सुमन राजे भी इनके साथ थी, ठीक है, सुमन राजे। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, मोहन अवस्थी और सुमन राजे दोनों ने ही आधार काल नाम कहा है आदिकाल का। अब यहाँ पे आप सभी को एक बार देख लीजिए, जितना भी इम्पोर्टेंट है। मैं यहाँ पे तो बहुत कम दिया है, मैं आपको बहुत सारा करवाने वाली हूँ, ठीक है। इससे तो 3-4 गुना ज़्यादा ही आपको करवाए जाएंगे, पूरा डिटेल में करवाया जा रहा है आपको। तो क्लासेस में कोई कंटेंट में कोई कमी आपको नहीं दी जाएगी। अब यहाँ पे देखिए तो चारण काल किसने कहा, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। आरंभिक काल किसने कहा, मिश्र बंधु ने। बीज वपन काल किसने कहा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। वीर गाथा काल किसने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। सिद्ध सामंत काल किसने कहा है, राहुल सांकृत्यायन ने। वीर काल किसने कहा है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। संधि काल एवं चारण काल दोनों नाम दिया जाए तब कौन हो जाएंगे, रामकुमार वर्मा हो जाएंगे। आदि काल कहा है हरिप्रसाद प्रसाद द्विवेदी ने। आधार काल कहा है सुमन राजे और मोहन अवस्थी ने। और जय काल किसने कहा है, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। यहाँ पे तो इतने सारे दिए हैं, आपको और भी करवाए जाएंगे जब मैं आपको थ्योरी करवाऊंगी। चलिए स्टार्ट। यहाँ पे हम आगे देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ जो है हिंदी साहित्य का इतिहास नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से यह प्रकाशित हुआ था। ये भी क्वेश्चन, ये भी मैं आपको पॉइंट बता चुकी हूँ। अब आप यहाँ पे बताइए क्या होगा। यहाँ पे हिंदी साहित्य का भूमिका, हिंदी साहित्य की परंपरा, हिंदी साहित्य का अतीत या फिर हिंदी साहित्य का विकास। तो यहाँ पे ये आपको बहुत अच्छे से मैंने करवाया हुआ है। अगर आप पूरा वीडियो आपने देखा होगा तो बहुत ही ईजी लग रहा होगा आपको ये सारे क्वेश्चंस। और यकीन मानिए हिंदी साहित्य में आपको बहुत ही ईजी करवा दूंगी, है ना। आपको बहुत ईजी लगेगा हिंदी साहित्य, और यहाँ से जुड़े कोई भी क्वेश्चंस हो आपको आसानी से आएंगे क्योंकि ये सभी चीज़ें हम कर चुके हैं। हिंदी साहित्य का विकास, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। जो प्रश्न मैंने आपसे पूछा था उसी का आंसर यहाँ पे आपको मिल गया है। अगर आपने देखा होगा तो आप समझ पा रहे होंगे इस चीज़ को। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है। अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है। जॉर्ज ग्रियर्सन, विलियम ग्राउंड्स, जॉल क्रिस्टाइल या फिर फ्रेडरिक पिंकार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा जॉन क्रिस्टाइल, ठीक है। जॉन क्रिस्टाइल, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। यूपी टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है आपका, तो ध्यान रखेंगे इसको, यहाँ से प्रश्न आपका बना है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से कौन सी रचना मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है। बूंदी वारिस,
भारत विनय, पुष्पांजलि, पृथ्वी कल्प। तो यहाँ पे बताएंगे मिश्र बंधु द्वारा रचित कौन सी रचना नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पृथ्वी कल्प जो है वो मिश्र बंधु के द्वारा रचित नहीं है। पृथ्वीराज किसकी रचना है? तो गिरजा कुमार माथुर की रचना है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे याद रखिए गिरजा कुमार माथुर बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इनसे प्रश्न आपका पूछा जाता है। जैसे कि नास और निर्माण, धूप के धान, शिला पंख चमकीले, है ना, यहाँ से ये सब प्रश्न आपके बनते हैं। और ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गिरजा कुमार माथुर जो है वो तार सप्तक के कवि हैं। ठीक है, तार सप्तक के कवि है, ये भी आपको याद रखना है। पूरा तार सप्तक मैंने आपको याद करवाया था ना बहुत अच्छे से, जिन्होंने भी वो वाला क्लास देखा होगा, पूरा तार सप्तक बहुत अच्छे से आपको रट गया होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये पूरा आपको जो दिख रहा है जितना भी एक्सप्लेनेशन है ये आपको सब PDF में मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे अगर हम पूरी चीज़ें डिस्कस करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा और क्वेश्चंस हमारे अच्छे से हो नहीं पाएंगे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? जितनी भी चीज़ें हैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से कंप्लीट करवा दी जाएंगी, कुछ भी आपका बचेगा नहीं इसके बाद। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पे आपका, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, और ये किसकी रचना है? जॉर्ज गिरियर्सन की रचना है। ध्यान रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जॉर्ज गिरियर्सन की रचना का हिंदी में किसने जो है बताएंगे आप कि किसने अनुवाद किया है? ठीक है, ट्रांसलेट किसने किया है? किशोरीलाल गुप्त ने या फिर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने? ये दो नाम में कन्फ्यूज़न होता है, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता इतिहासकार का नाम बताना है। हरप्रसाद शास्त्री, राहुल सांकृत्यायन, शहीदुल्लाह या फिर प्रबोध चंद्र बागची। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हिंदी काव्य धारा आपको सारे करवाए गए हैं यहाँ पे। राइट ऑप्शन आपका राहुल सांकृत्यायन, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधि काल तथा चारण काल नामक दो उप शीर्षकों में विभाजित किया? तो हमने आपको बताया था कि संधि काल और चारण काल जब दोनों की बात की जाए तो कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राम कुमार वर्मा हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और सिर्फ चारण काल कहा जाएगा तब गिरियर्सन हो जाएगा। बहुत अच्छे से आपको ये सभी बातें पता होंगी, इसको हम देख ही चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है आपका, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? बहुत अच्छे से इसको मैंने आपको याद भी करवाया था कि वैज्ञानिक कौन है। गणेश जी जो है आपके पूरी तरह से वैज्ञानिक है, तो गणपति चंद्र गुप्त। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बारे में आपको सभी बातें बता दी गई हैं ना, नामवर सिंह, जॉर्ज गिरियर्सन, सभी के यहाँ पे रचना आपको दिए गए हैं। ये सभी चीज़ें हम आपको करवा ही चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया गया था। ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास का जो है प्रकाशन जो है वो कहाँ से हुआ था। तो बहुत ही अच्छे से आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नागरी प्रचारणी सभा काशी। और यहाँ पे आपको ये भी बताया गया है कि कौन इसके संपादक थे, कौन प्रधान संपादक थे, कौन सा संपादक थे। यहाँ से प्रश्न आपका बनता है, तो पूरा आप अच्छे से देख लीजिएगा कितने खंडों में है। ये सारी बातें हम जो है डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे अपने क्लास के अंदर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में कौन शामिल है? अब देखिए आपको मैंने बता रखा है कि मिश्र बंधु टोटल 4 भाई थे, लेकिन जो आपके एक भाई थे वो वासुदेव बिहारी मिश्र, वो रुचि नहीं रखते थे ज़्यादा साहित्य में। तो हम 3 ही मिश्र बंधु जो भ्राता हैं, ये तीनों भाई हैं, बंधु हैं, इनको पढ़ते हैं। कौन है? गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी से जो आएगा गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, मिश्र बंधु ने रीतिकाल को क्या नाम दिया है? बताएंगे। मिश्र बंधु ने रीतिकाल को नाम क्या दिया है? श्रृंगार काल, अलंकृत काल, कला काल, रसाल काल। तो यहाँ पे जो है बहुत ही अच्छे से आपको पता होगा, मिश्र बंधु ने जो कहा है वो क्या कहा है? अलंकृत काल कहा है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम दिया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, शुक्ल ने, या फिर राहुल सांकृत्यायन? तो सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। देख सकते हैं कितनी बार ये प्रश्न आपका पूछा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका, और नामकरण से प्रश्न आपका कितना ज़्यादा पूछा जाता है। यूपी पीसीएस में, यूपी DSSB PGT में प्रश्न पूछा गया है, GIC प्रवक्ता में पूछा गया है, राजस्थान कॉलेज लेक्चर में पूछा गया है, UGC नेट में पूछा गया है, यूपी टेट में, यूपी TGT में पूछा गया है, और भी बहुत बार ये प्रश्न आपके बने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। बताएंगे ये किसकी रचना है? राम स्वरूप चतुर्वेदी, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नगेंद्र, या रामविलास शर्मा? बताइए आपको सारे ग्रंथ याद हो गए कि नहीं? अभी यहाँ पे आप जितना भी देखेंगे यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा कि राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 1986 ईस्वी में इसकी रचना जो है राम स्वरूप चतुर्वेदी ने की, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे सारी बातें आपको ऐसे दी गई हैं, ये सब मैं आपको करवा चुकी हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इन्होंने लिखा नहीं है, संपादन किया है। फिर इतिहास दर्शन किसका है? नलिनी विलोचन शर्मा का है। विवेचनात्मक इतिहास किसका है? सूर्यकांत शास्त्री का है। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास किसका है? कृष्ण शंकर शुक्ल का है। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना। इंद्र मदान का है। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर। फिर दूसरा इतिहास किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का है। राजस्थान भाषा साहित्य किसका है? मोतीलाल मेनारिया का है। वैज्ञानिक इतिहास किसका है? डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त का। ये सब मैं आपको करवा चुकी हूँ, है ना। और हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राज्य का। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास नीलाभ का। ये सब हम कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक पूछा जा रहा है। प्रथम भाग का शीर्षक क्या था ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हिंदी साहित्य की पीठिका। ठीक है, हिंदी साहित्य की पीठिका नागरिक प्रचारणी सभा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक क्या है? हिंदी साहित्य की पीठिका। ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे क्वेश्चन के माध्यम से सभी चीज़ों को कंप्लीट यहाँ पे हम कर लेंगे। ठीक है, तो ये द्वितीय भाग कौन सा? हिंदी भाषा का विकास। प्रथम भाग हिंदी साहित्य की पीठिका। दोनों याद रखिए, यहाँ से प्रश्न आपका बन सकता है। ठीक है, तो हम एक बार इसको देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे देखिए नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक हिंदी साहित्य की पीठिका है। नागरिक प्रचारणी सभा वाराणसी द्वारा प्रकाशन क्षेत्र में पूर्ण की गई 3 सबसे बड़ी परियोजनाओं में हिंदी शब्द सागर, हिंदी शब्दकोश, हिंदी विश्वकोश के साथ हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास प्रस्तुत करने की परियोजना भी थी। और 1953 में इसको स्वीकार किया गया। 2 खंड में, टोटल इसमें 16 खंड है, आप पढ़े हैं अपने यहाँ पे। फिर साहित्य इतिहास से संबंधित विषयों पर जो है इसके बीच 12 खंड है। फिर तीसरे 14वें में इतना आपको देखने की जरूरत नहीं है, पर ये याद रखिए कि पहला जो है इसके प्रथम भाग का शीर्षक क्या था? हिंदी साहित्य की पीठिका। और द्वितीय भाग का शीर्षक क्या था? हिंदी भाषा का विकास। ठीक है, तो ये 2 बात आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए आपको चुनने के लिए दिया गया है, तो इसको हम देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, हिंदी साहित्य का इतिहास, और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तो कौन किसकी रचना है यहाँ पे आपको बताना है। तो देखिए असंगत कथन यहाँ पे चुनना है, तो कौन सा हो जाएगा? 20वीं शताब्दी जो है ये श्याम सुंदर दास की नहीं है, तो ये किसकी है ये भी आपको बताना होगा। नंद दुलारे वाजपेयी की ये रचना है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। ठीक है, 1942 ईस्वी में, याद रखेगा। नंद दुलारे वाजपेयी की बात करें तो इनकी प्रमुख कृतियाँ आपको ध्यान में रखनी है। जयशंकर प्रसाद इनकी रचना है, रचना का नाम है 1940 में। आधुनिक साहित्य इन्हीं की रचना है। महाकवि सूरदास भी इन्हीं की रचना है। रस सिद्धांत, इन्होंने आलोचनात्मक जो है कृति यहाँ पे लिखी है। नया साहित्य नए प्रश्न, ये काफ़ी बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। रीति और शैली भी इनकी लिखी गई रचना है। नंद दुलारे वाजपेयी, तो ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। PDF को आप आसानी से 4 बार 5 बार अगर रिवीजन करेंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन जो है रट जाएगा बहुत अच्छे से। और जिस प्रकार से आपको चीज़ें करवाई जा रही हैं इसको आप ज़रूर अच्छे से कीजिए। समय पर करेंगे तो आप समय पर ख़त्म कर पाएंगे। और एग्ज़ाम में आपको ऐसे बहुत हड़बड़ बहुत सारे लोग जो है एग्ज़ाम के टाइम पे पूछते हैं मैम अभी हमको पूरा साहित्य करवा दीजिए, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं पाएगा कि आप अच्छे से पूरा 10 दिन में पूरा साहित्य ख़त्म कर लें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन किसका है ये आपको बताना है।
काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर हो सकता है। तो यह जो है ये किसका कथन है ये आपको बताना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे आपको देखने को जो मिल रहा है, यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, अब किन्होंने काल विभाजन के बारे में यहाँ पे क्या क्या कहा है वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसको आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है आपका कि कौन सा विवरण जो यहाँ पे दिया गया है वो सही नहीं है, तो देख लेते हैं। गारसादा तासी अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को काल क्रमानुसार प्रस्तुत किया है। मैंने आपको बताया है कि कौन कौन से पद्धति में किसने रचनाएं की हैं, किसने वर्णानुक्रम पद्धति का इस्तेमाल किया, किसने काल क्रमानुसार। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे कौन सा सही नहीं है वही बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि ये वर्णानुक्रम पद्धति में इन्होंने रचनाएं की हैं, तो पहला ही ऑप्शन गलत है, इसीलिए यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पर हम आगे का भी देख लेंगे ताकि सभी चीज़ें आपका रिवाइज हो सके। शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र उनके कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किया गया है। बिल्कुल सही है, 1000 कवियों का वर्णन इसमें हमने बात की है इसके ऊपर। जॉर्ज गिरियर्सन के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद जो है वो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से प्रकाशित हुआ, ये भी सही है। और ये किसने किया ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, ये अनुवाद हिंदी में इसका अनुवाद किसने किया है कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। ठीक है, जॉर्ज गिरियर्सन ने कवियों और लेखकों को काल क्रमानुसार वर्गीकृत किया, तो ये भी आपका सही है। इसने भी सबसे पहले जो है वो जॉर्ज गिरियर्सन ही थे जिन्होंने काल क्रमानुसार इसको वर्गीकृत किया था, क्योंकि शिव सिंह सेंगर और गारसादा तासी ये दोनों ही जो थे वो वर्णानुक्रम पद्धति में इन्होंने किया था। तो सभी बातें मैं आपको बता ही चुकी हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिश्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है, यह उक्ति किसकी है बताएंगे। यहाँ पे जो ये पंक्ति है ये किसकी है, तो ये रामकुमार वर्मा की है, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिश्र बंधु विनोद के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है, नहीं बताना है आपको। मिश्र बंधु के बारे में हमने पढ़ा है, चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसमें अनेक कवि जो अज्ञात थे प्रकाश में लाए गए और साहित्यिक महत्व का मूल्य आंका गया। यहाँ पे आपको कौन सा सही नहीं है वो बताना है, तो ये तो बिल्कुल सही है। इसके प्रथम 3 भाग 1970 विक्रमी संवत यहाँ दिया है, तो कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी नहीं होंगे। ठीक है, या इसको आप 57 में माइनस करेंगे तो आपका 1913 आ जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। हमने पढ़ा था 1913, तो ये आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि हमने आप यहाँ पे जो हमने पढ़ा है वो आपका इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पे विक्रमी संवत दिया है तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है वरना आप गलत कर देंगे। 1913 ईस्वी हमने पढ़ा है, यहाँ विक्रमी संवत दिया है तो इसको आप फट से इसमें 57 प्लस कर दीजिए, तो आपका विक्रमी संवत अगर 70 आता है तो आपका सही है, तो बिल्कुल आता है। और चतुर्थ भाग 1991 विक्रमी संवत में प्रकाशित हुआ, तो ये हमारा बिल्कुल सही है, हमने इसको देखा हुआ है। ठीक है, चतुर्थ भाग साहित्य के वर्तमान काल से संबंधित है, ये भी सही है, तीनों सही है। इसके चारों भागों में लगभग 3000 कवियों का विवरण मिलता है, तो ये आपका गलत यहाँ पे कथन दिया गया है। हमने पढ़ा है कि मिश्र बंधु विनोद में लगभग 5000 कवियों का वर्णन है और यहाँ पे 3000 बताया जा रहा है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, क्योंकि गलत ही हमसे पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा है, हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा है, गिरियर्सन ने, गिलक्रिस्टाइल ने, इंसा अल्लाह खां ने, सदासुख लाल ने, बताएंगे। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा गिलक्रिस्टाइल में, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसकी रचना है। बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है और यहाँ से आपका ये प्रश्न इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि काफ़ी बार ये पूछा जाता है। रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, धीरेन्द्र वर्मा या फिर नलिन विलोचन शर्मा। तो यहाँ पे याद रखेंगे राइट ऑप्शन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। ठीक है, रामकुमार वर्मा की ये पुस्तक है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ठीक है, 1905 में इनका जन्म हुआ है और ये भी प्रश्न आपका काफ़ी बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे। इनकी रचना की बात करें तो पृथ्वीराज की आंखें, एकलव्य, रेशमी टाई, वैसे आपको बहुत सारे मैंने कल करवाए थे रामकुमार वर्मा की जितनी भी रचनाएं हैं उनको लेकर के, तो उसको आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। जितनी भी चीज़ें करवाई हैं उसको ज़रूर से ज़रूर रिवीजन किया कीजिए। रिवीजन करेंगे तो सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम ना आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जो आज है। तो ये एग्जैक्ट मैंने यही कथन आपको लिखवाया था कल, है ना।
तो ये भक्ति आंदोलन के संदर्भ में किसका कथन है? तो हमने आपको सभी चीज़ें बताई थी कि रामचंद्र शुक्ल के अगेंस्ट इन्होंने कहा था। वो कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो रीति काल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया? अब ये जब हम नामकरण देखेंगे तो बहुत अच्छे से इसको हम करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए कितने ज़्यादा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। श्रृंगार काल नाम किसने दिया? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया। लेकिन यहाँ पे आपका प्रश्न थोड़ा सा घुमाया है कि सुझाव किसने दिया। तो याद रखना सुझाव कौन दे रहा है? तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो रामचंद्र शुक्ल होना चाहिए। ठीक है, श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव सबसे पहले किसने दिया? लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो आयोग है उसने यहाँ पे बी ऑप्शन को करेक्ट माना है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को करेक्ट माना है। लेकिन ये बात आपको ध्यान रखना है कि श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया था? तो रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए नोट दे करके यहाँ पर लिखा है कि आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को माना है, परंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1929 ईस्वी में लिखे गए अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में कहा है कि रीति काल को यदि कोई श्रृंगार काल कहना चाहे तो कह सकता है। तो इसीलिए जो सुझाव है वो रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। ठीक है, तो दोनों तथ्य आपको बता दिया गया है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गारसा दा तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवाल द लितेतुर एंदोई ए हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ? तो बहुत ही डिटेल में मैंने आपको बताया था कि 2 संस्करण है इनका। पहले संस्करण में 2 भाग हैं और दूसरे संस्करण में 3 भाग हैं। तो तीनों संस्करण आपका एक ही लगभग 70-71 के आसपास आपका रहता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा 1871। तो यहाँ पे देखिए सभी बातें आपको यहाँ बताई गई हैं। 1971 में यहाँ पे हुआ है और 2 प्रकाशन जो 2 भागों में प्रकाशित हुआ 1839 और 1847 में। ये पहला संस्करण में प्रकाशन इसका हुआ है। ठीक है, इसमें कुल कवि कितने हैं? 738 हैं। हिंदी के कुल 72 हैं, शेष उर्दू के हैं। कौन है, कितने हैं, कौन कौन से पहले कौन से कवि हैं, फिर अंतिम कौन से कवि, ये सब आपके क्वेश्चन बनते हैं और सब मैंने आपको करवाया हुआ है। तो ध्यान से उसको देखिए आप। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? काफ़ी बार ये प्रश्न हमने डिस्कस किया है। हिंदी शब्द सागर यहाँ पे जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको कुछ प्रमुख ग्रंथ दिए गए हैं जिसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ कौन कौन से हैं? देखिए नेट में पूछा गया प्रश्न है ये, और जितने भी देखिए जो भी आपके चीज़ें रह जाएंगी वो हम क्वेश्चन के माध्यम से उसको कंप्लीट कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा राम सतसई और कड़खा रामायण। कड़खा रामायण और राम सतसई ये दोनों जो है शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ में शामिल है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की रचना कौन सी है? हिंदी साहित्य विमर्श। कहाँ है हिंदी साहित्य विमर्श? ऑप्शन नंबर 2। ऐसे ही ऑप्शन आपको ऑप्शन देखने की आपको ज़रूरत नहीं होगी, बहुत अच्छे से आपको सभी चीज़ें याद हो जाएंगी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना कौन सी है? तो ध्यान रखिए यहाँ पे जो हो जाएगा हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास। हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है इनकी रचना है कौन सी हो जाएगी? हजारी प्रसाद द्विवेदी की 3 रचनाएं हैं पर यहाँ पे हिंदी साहित्य की भूमिका दिख रही हैं, तो यहाँ पे यह पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और राम स्वरूप चतुर्वेदी हिंदी साहित्य संवेदना और विकास। तो इस प्रकार से आप इसको सुमेलित कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको दिया गया है, आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार कौन है? हिंदी साहित्य का आदिकाल करवाया गया है इसी क्लास में, अभी आपको बताया गया है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की 3 रचनाएं आपको ध्यान में रखनी है, उसमें से एक है हिंदी साहित्य का आदिकाल। अब यहाँ पे आप देखिए हिंदी साहित्य का आदिकाल, इसके बाद एक है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, इसके बाद एक है हिंदी साहित्य की भूमिका। ये तीनों आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया गया है राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो राजस्थानी भाषा पर बात किन्होंने की थी? मोतीलाल मेनारिया। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित किया है? तो यहाँ पे ये बताना है आपको, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किशोरीलाल गुप्त ने किसके रचनाओं को प्रकाशित अनुवादित किया है? तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे? दो में आपको कन्फ्यूज़न होगा, एक गारसादा तासी का और एक जॉर्ज ग्रियर्सन का। तो कोई कन्फ्यूज़न रखना ही नहीं है, कोई कन्फ्यूज़न आपको नहीं रखना है। सबसे पहले कौन आती है? लक्ष्मी जी आती हैं। आप जानते हैं कि जो गारसादा तासी हैं उन्होंने सबसे पहले रचनाएं की हैं, तो लक्ष्मी ने यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है। और किशोरीलाल गुप्त किसका आ जाएगा? इसके बाद एक ही बचते हैं, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ये बात आपको याद रखना है, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जो है उन्होंने गारसादा तासी की रचना का अनुवाद किया है और सबसे पहले लक्ष्मी आती है, ऐसे याद रख लेना आप, ठीक है। सबसे पहले कौन आती है? लक्ष्मी आती है। और सबसे पहले गारसादा तासी ने रचनाएं की हैं, तो उनका अनुवाद किसने किया? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया है, ठीक है। और इसके बाद किशोरीलाल गुप्त हो जाएगा। किशोरीलाल गोस्वामी बिल्कुल भी मत याद रहे, क्योंकि ऑप्शन में आपका रह सकता है, तो ध्यान रखिएगा, किशोरीलाल गुप्त हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय क्या माना है? देखिए इस प्रकार से प्रश्न आपका काफ़ी ज़्यादा बनता है। यहाँ पे शुक्ल के अकॉर्डिंग दिया है, आपको किसी भी प्रकार से दे सकता है। राम कुमार वर्मा के अकॉर्डिंग पूछा जाता है, गणपति चंद्र के अकॉर्डिंग पूछा जाता है और मिश्र बंधु के अकॉर्डिंग पूछा जाता है। तो सबका मैंने आपको काल विभाजन भी करवाया हुआ है, ठीक है। तो उसको आप ज़रूर से देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। जो इम्पॉर्टेंट है वही मैंने आपको करवाया है, एक एक्स्ट्रा हमने कुछ भी वहाँ पे ऐड नहीं किया है, इसलिए क्योंकि देखिए करवाने को तो बहुत कुछ है, थ्योरी के नाम पे और डिटेल थ्योरी के नाम पे मैं आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें डाल सकती हूँ, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ बर्डन लगेगा आपको। बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी हैं जिसको आप फिर तो कोई भी आदमी बुक पढ़ लेगा, है ना। बुक तो सभी के पास है, सभी लोग बुक को पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नोट्स इसलिए दिया जाता है ताकि आप आसानी से इजी वे में सभी चीज़ों को ग्रहण कर पाएँ। तो सभी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है, आपको जो एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, वो हमने करवाया हुआ है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए आपका रीतिकाल का समय क्या है? तो 1700 से 1900, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सभी आप यहाँ पे देख सकते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा? ये प्रश्न आपका पूछा जा रहा है। हिंदी साहित्य का इतिहास देखिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भी लिखा है, हरिहर प्रसाद द्विवेदी ने भी लिखा है और लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने भी लिखे हैं। तो कौन हो जाएंगे? डॉक्टर नगेंद्र हो जाएंगे। इन्होंने संपादित किया है, इतिहास लेखन की रचना इन्होंने नहीं की है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ से प्रश्न आपका बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक सभी जानते हैं और सभी को लगता है ऐसा कि ये रचना इनकी है, पर ये संपादित रचना है, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ बताइए किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और किसने दिया है ये आपको बताना है। मिश्र बंधु, शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सर जॉर्ज ग्रियर्सन। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा मिश्र बंधु, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या है? बताइए। तो शुक्ल के अनुसार आपको बताना है, आपको पता है इन्होंने दोहरी नामकरण की पद्धति को अपनाया है, और यहाँ पे जो है युग प्रवृत्ति के आधार पे इन्होंने रचनाएं की हैं, तो आपको पता है बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी है? तो पूरी पद्धति पे हमने बात की है, जो आपके इम्पॉर्टेंट पद्धतियां हैं जहां से प्रश्न बनते हैं। तो आपको पता है कि विधेयवादी पद्धति जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपको 3 बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो विधेयवादी पद्धति के जनक कौन है? तो वेन हो जाएंगे, ठीक है। वेन जो है ये जनक माने जाते हैं। और हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास जो है विधेयवादी पद्धति में किसने किया? तब ग्रियर्सन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ग्रियर्सन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी साहित्य का जो है विधेयवादी पद्धति में किन्होंने सूत्रपात किया, तब आपका रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। तो 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है, इससे प्रश्न आपका पूछा जा सकता है, ठीक है। तो 3 बातें याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे ज़्यादा इन्होंने ही यूज़ किया है रामचंद्र शुक्ल, तो ये काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर के फेमस हैं।
तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। तो ये देखिए, हिंदी साहित्य नहीं होता है, साहित्य का इतिहास दर्शन होना चाहिए। अगर हम बात करें तो शुद्ध रूप यही है, साहित्य का इतिहास दर्शन। नलिन विलोचन शर्मा की ये ग्रंथ है। देखिए यहाँ पे भी आपको दिया गया है, हिंदी साहित्य का इतिहास नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा है। प्रश्न में हिंदी देने के कारण ये त्रुटिपूर्ण है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नगेंद्र की बुक अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत ही आसान वे में आपको बताया गया है। ठीक है, चलिए, भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? भारतीय साहित्य की भूमिका, दूधनाथ सिंह, रामदरस मिश्र, रामविलास शर्मा, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय साहित्य की भूमिका किसकी है? रामविलास शर्मा की है। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, इनमें से किस साहित्य इतिहास ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है? बच्चन सिंह, शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल या रमाशंकर शुक्ल रसाल? तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे? यहाँ पे जो आपका सही हो जाएगा वो हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल नाम देने वाले विद्वान कौन से हैं? बताएंगे। यहाँ पे 80 क्वेश्चन हम आज कर लेते हैं। 80 क्वेश्चन जो है हम कल करेंगे। लगभग हमारा इतना ही क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, जो बचेगा वो हम कल कर लेंगे, है ना। चलिए, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल नाम किसने दिया है? तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी बार पूछा जाता है, रमाशंकर शुक्ल रसाल। ठीक है, किसने कहा है? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है, तो याद रखिए कौन हो जाएंगे यहाँ पे? जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था, किसने किया था ये बताना है आपको। सूत्रपात किसने किया था? गारसादा तासी ने किया था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहने का किन विद्वान ने कहा है? उत्तर मध्यकाल क्या होता है? रीतिकाल। रीतिकाल को ही हम उत्तर मध्यकाल कहते हैं ना। अब यहाँ बताइए, रीतिकाल को किन्होंने अलंकृत काल कहा? बहुत ही सिंपल सा है, मिश्र बंधु ने कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 693 ईस्वी से मानने वाले साहित्यकार कौन है? ये क्वेश्चन आपको, ये पॉइंट मैंने आपको स्पेशली डाला हुआ था जब हम इसको पढ़ रहे थे। तो हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार इनमें से कौन है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा या डॉक्टर नगेंद्र? तो ये आपको मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है, इसका आंसर क्या होगा ये मुझे आप कम बताएंगे। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा या डॉक्टर नगेंद्र? तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो राम कुमार वर्मा हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, इन्होंने 1000 वर्ष का ही इन्होंने जो है कालावधि तक इन्होंने रचनाएं लिखी हैं, जिसमें इन्होंने संधि काल से लेकर के भक्ति काल तक की ही बात इन्होंने की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल किसने कहा? अब रीतिकाल किसने कहा तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे आपके राइट ऑप्शन बताएंगे? कौन हो जाएंगे? रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कला काल कहा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा, मिश्र बंधु ने अलंकृत काल कहा। ये सब आपको ध्यान में रखना है। वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए, वर्ण के अनुसार यहाँ पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल क्वेश्चन को ध्यान से समझ के आपको आंसर करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन हो जाएंगे? फ्रेंच में जिन्होंने लिखा था, फ्रेंच विद्वान थे गारसादा तासी। इस्तवा दा ला लेतेतुर एंदोई हिंदुस्तानी, ये आपको मैंने बता रखा है कि वर्णानुक्रम में इन्होंने रचनाएं की हैं। इसके बाद आपके शिव सिंह सेंगर आ जाते हैं, तो सबसे पहले तो इन्होंने ही किया है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए? तो बताएंगे यहाँ पे किस आधार पे यहाँ पे गणपति चंद्र गुप्त का होगा? पाश्चात्य इतिहास को आधार मानकर, पश्चिम के किसी सिद्धांत विशेष के आधार पर, या फिर स्वतंत्र या तटस्थ संतुलित दृष्टि से, या किसी आदर्श का अनुसरण करके? तो ये भी मैंने आपको जो है बता रखा है यहाँ पे
कौन सा आपका सही हो जाएगा बताएंगे। तो स्वतंत्र, तटस्थ और संतुलित दृष्टि से सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि किस प्रकार से है? हिंदी कविता संबंधी ज्ञान को संकलित करती है, तो यहाँ पे ये तो नहीं होगा। युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है, तो बिल्कुल यहाँ पे बी ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नामकरण गलत है? क्या रीतिकाल कहा गया है? बिल्कुल कहा गया है। मध्यकाल कहा गया है, यहाँ पे आपको बताना है मध्यकाल कहा गया है। ऐतिहासिक नामकरण के अनुसार, कालक्रम के अनुसार बताना है आपको। तो मध्यकाल, आदिकाल, संक्रांति काल। ठीक है, यहाँ पे तो रीतिकाल ए ऑप्शन ही यहाँ पे सही हो जाएगा। रीतिकाल नहीं कहा गया है। ठीक है, आदिकाल, मध्यकाल, मध्यकाल को पूर्व मध्यकाल भी कहा गया है ना, और उत्तर मध्यकाल, ये दो पार्ट में इसको बांटा गया मध्यकाल को, जिसके अंदर आपका पूर्व मध्यकाल आता है और उत्तर मध्यकाल भी आता है और संक्रांति काल भी आता है। तो ये जब मैं आपको करवाऊंगी इसके बाद ही मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि कौन हो जाएंगे। ठीक है, संक्रांति काल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस लेखक ने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उसका नामकरण किया है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, शिव सिंह सेंगर, डॉक्टर नगेंद्र या आचार्य रामचंद्र शुक्ल? तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, प्रवृत्ति के आधार पर इन्होंने किया है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से क्या हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता है? तो कौन सा नहीं हो सकता है वो हमें बताना है। तो देख लेते हैं एक बार। तो विभिन्न युगों की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री, तो ये तो हो सकता है। ये रचनाओं का मौखिक उल्लेख नहीं हो सकता है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। शिलालेख भी हो सकता है और साहित्यकारों की प्रकाशित या अप्रकाशित रचनाएं भी हो सकती हैं, लेकिन मौखिक उल्लेख अगर कोई कर रहा है तो उसको हम स्रोत या आधार नहीं मान सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है आचार्य हरिहर प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो तीनों रचना आपको ध्यान में रखना है, कौन सी नहीं है वो बताना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें हिंदी साहित्य का उद्भव विकास, बिल्कुल इन्हीं की रचना है। भूमिका भी इन्हीं की रचना है। हिंदी साहित्य का आदिकाल भी इन्हीं की रचना है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हिंदी साहित्य की आलोचना, हिंदी साहित्य की आलोचना किसकी रचना है ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हिंदी साहित्य की आलोचना किसकी रचना है, किसका ग्रंथ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय क्या है? तो आपको इनका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इनका समय आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए, टिप्स पे होना चाहिए। तो आपको पता है यहाँ पे 1050 से यहाँ पे 1375, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगर ईस्वी में पूछा जाए तो ईस्वी में 57 में आप मैनेज कर देंगे तो आपका आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस्तवाल द ललेतेतुर एंदो हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ किस भाषा में रचित है? जर्मन में, अंग्रेजी में, हिंदी में, फ्रेंच में? तो ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, फ्रेंच यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका, इसमें आपको सुमेलित करना है। तो सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। चारण काल किसने कहा है? जॉर्ज गिरियर्सन ने कहा है। प्रारंभिक काल किसने कहा है? तो प्रारंभिक काल तो वैसे देखिए गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है, लेकिन यहाँ पे गणपति चंद्र गुप्त कहीं है नहीं, तो इसके बाद जो है मिश्र बंधु को कई बार मान लिया जाता है, क्योंकि आरंभिक काल इन्होंने कहा है। ठीक है, और आदिकाल किन्होंने कहा है? तो हरिहर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया है? तो आदिकाल किसने दिया? हरिहर प्रसाद द्विवेदी। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सब आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, DSSS में पूछा गया क्वेश्चन है ये आपका, और बताएंगे ये किसका कथन है। तो ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है जो आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है? काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है? जॉर्ज गिरियर्सन। ठीक है, काल विभाजन सबसे पहले इन्होंने ही किया, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए आपका दिया गया काल विभाजन किस प्रकार से इन्होंने किया। चारण काल, 15वीं सदी का, धार्मिक पुनर्जागरण, ये सब मैं आपको करवा चुकी हूँ। टोटल 12 अध्याय हैं, 12वां अध्याय अमान्य है, टोटल 11 अध्याय की बात की जाती है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल को आदिकाल नाम किसने दिया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, शांतिप्रिय द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या फिर गणपति चंद्र गुप्त ने? आदिकाल नाम पूछा जा रहा है तो कौन हो जाएंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए, क्यों होना चाहिए वो आपको बताना है। रीतिकाल नाम रखने से उनके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। श्रृंगार के अतिरिक्त किसी विषय पर नहीं लिखा गया। सभी कवि कृष्ण राधा के माध्यम से श्रृंगार का वर्णन करते हैं। या फिर श्रृंगार और प्रेम रस ही रीतिकाल की मुख्य विशेषता है, मुख्य विषय है। तो यहाँ पे कौन सा जो है आपका सही हो जाएगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका जो है कौन सा सही होना चाहिए। यहाँ पे आपका होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है, रीतिकाल का नाम रखने से उनके विभाजन का मार्ग बंद हो जाएगा, इसीलिए श्रृंगार काल नाम रखा गया। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग। तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता कौन है? हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता निर्मल जैन, नंद दुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह या बच्चन सिंह? 20वीं शताब्दी बता चुकी हूँ, नंद दुलारे वाजपेयी की रचना है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता कौन है? कविता कौमुदी को करवाया है, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर राम नरेश त्रिपाठी। आगे बढ़ते हैं। मिश्र बंधु में कौन शामिल नहीं है? गणेश बिहारी है, श्याम बिहारी है, सुखदेव बिहारी है, केशव बिहारी नहीं है? सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। मिश्र बंधु के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कौन है? बता रखा है आपको पहले भी, बताइए कौन हो जाएंगे? मिश्र बंधु के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया है कि इन्होंने कवियों पर कोई चर्चा की ही नहीं कि कौन से प्रथम कवि हैं। इन्होंने गद्य लेखक की बात की है, वो है गोरखनाथ। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मिश्र बंधुओं ने हिंदी के प्रथम गद्य लेखक पूछा जाए तो गोरखनाथ हो जाएंगे। गोरखनाथ की रचनाओं को पीताम्बर दत्त बर्दवाल ने गोरखबानी नाम से संपादित किया, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने की? हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने की? तो कौन हो जाएंगे? जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु या फिर रामचंद्र शुक्ल? यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? शिव सिंह सेंगर। देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको लगाना है, ऑप्शन में आपका गारसा तासी नहीं है, पर देखिए मैंने आपको क्रम से करवा रखा है सभी चीज़ें। तो उनके बाद कौन आते हैं? शिव सिंह सेंगर आते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके जॉर्ज ग्रियर्सन आते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, शिव सिंह सरोज का रचनाकाल। रचनाकाल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो शिव सिंह सरोज किसकी रचना है? शिव सिंह सेंगर की रचना है। और यहाँ पे आपका बताना है 1833, 1830, 1836 या 1810? कौन सा यहाँ पे आपका सही हो जाएगा? तो यहाँ पे जो है 1833 ईस्वी, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए विकल्प में ही गलती है, 1833 तो होता नहीं है, 1883 होना चाहिए था। ठीक है, 1883 होना चाहिए था, 1833 यहाँ पे, और आयोग ने ए ऑप्शन को मान रखा है। तो यहाँ पे ये गलती था, एक बार आप इसको देख लीजिए। शिव सिंह सेंगर जो है, इनकी रचना है शिव सिंह सरोज, हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है ये, और इसकी रचना का 1883 है। ठीक है, शिव सिंह सरोज में 1,838 कवि भाषा कवियों का जीवन चरित्र है। और इसमें देखिए त्रुटि है, शिव सिंह सरोज की रचना 1883 में होनी चाहिए थी, विकल्प में कुछ नहीं था। और केंद्रीय विद्यालय संगठन ने ऑप्शन नंबर ए को सही माना था। KVS PGT में पूछा गया प्रश्न है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा? कौन से ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने अपना लेखन जो है वो गद्य तक सीमित रखा, पद में इन्होंने प्रवेश नहीं किया? तो कौन है वो? राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो याद रखिए प्रेमचंद जो है, इन्होंने कोई कविता इन्होंने नहीं लिखी है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, रामचंद्र शुक्ल ने या राहुल सांकृत्यायन ने? यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। ठीक है, अब देखिए ये एक थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है, UGC नेट में पूछा गया है। जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती है। रामचंद्र शुक्ल के उपयुक्त कथन जो है वो हिंदी साहित्य के इतिहास में किस प्रकरण में दिया गया है?
तो इसके लिए आपको बुक अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। प्रकरण 1, प्रकरण 2, प्रकरण 3 या प्रकरण 4। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन है वो प्रकरण 4 हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए। रामचंद्र शुक्ल के ने वीर गाथा काल की सीमा क्या मानी है? अब देखिए यहाँ पे अंतर ये है कि ईस्वी में आंसर दिया गया है और आपने याद किया है विक्रमी संवत में, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको 57 में माइनस कर देंगे तो आपका राइट ऑप्शन आ जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 1000 से 1350 ईस्वी। ठीक है, और अगर ये यहाँ पे ऑप्शन में तो वैसे अच्छे से दिया नहीं है, इसका मूल रूप से होना चाहिए था 993 ईस्वी। ठीक है, 993 ईस्वी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 1000 ज़्यादा योग्य आंसर हो सकता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे आयोग ने भी माना है इसको, तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए। हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है, किसने इसको संपादित किया है हिंदी शब्द सागर को? तो श्याम सुंदर दास, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? थोड़ा सा यहाँ पे आपको मिसप्रिंट दिख रहा होगा, हल्का सा ब्लर दिख रहा होगा, क्वेश्चंस यहाँ पे पिक्चर्स ठीक से नहीं ले पाए हैं, इस प्रकार से आ गया है, लेकिन पढ़ने लायक है, तो आप इसको थोड़ा सा कॉपरेट कीजिएगा। यहाँ पे हिंदी साहित्य की भूमिका जो मैं बोल रही हूँ उसको आप सुन लीजिए। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है हिंदी साहित्य की भूमिका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के हिंदी अनुवाद किसने किया? तो मैंने आपको बता रखा है, बहुत आसानी से इसका आंसर अब आप कर सकते हैं, किशोरी लाल गुप्त। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ये किसका है? ये भी आपको बताया गया है, बताएंगे। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर ये किसका है? पादरी FEK का है या फिर पादरी एडविन ग्रिप्स का? यही दो में आप कंफ्यूज होंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो पादरी एडविन ग्रिप्स का है ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, याद रख लीजिएगा। जो एडविन ग्रिप्स हैं, ये एडविन ग्रिप्स ने क्या किया था? अपना स्केच बनवाया था, इस प्रकार से याद रख लेना, एडविन ग्रिप्स ने स्केच बनवाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जनता साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, ये इस पंक्ति के लेखक कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल हैं, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है इनकी, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप से देने का श्रेय किसे जाता है? तो व्यवस्थित बात जब की जाए तो कौन हो जाएंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विधेयवादी पद्धति में व्यवस्थित रूप में कालक्रमानुसार इनकी रचनाएं की हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया है? पूर्व मध्यकाल ये बताना आपको, नगेंद्र ने, रामकुमार वर्मा ने, नंदलाल वाजपेयी ने या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? अब देखिए अच्छी बात यह है कि शुक्ल का यहाँ पे नाम ही नहीं दिया है, तो बताएंगे यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। याद रखिए यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी बिल्कुल सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। इनका पूरा आपको काल विभाजन में करवा चुकी हूँ, तो आप जरूर से ज़रूर कर लीजिएगा, आपको पता है कि इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है। मिश्र बंधु ने परिवर्तन काल की समय सीमा क्या मानी? देखिए यहाँ पे मिश्र बंधु के अकॉर्डिंग पूछा गया, इसीलिए मैंने आपको पूरा काल विभाजन भी करवाया है, जो भी इम्पोर्टेंट है उनका। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 1890 विक्रमी संवत से 1925 विक्रमी संवत जो है परिवर्तन काल की समय सीमा इन्होंने मानी है। आप ये पूरा यहाँ पे देख सकते हैं इनका। ठीक है, चलिए। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन है? बस ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसको करके आज हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। ठीक है, और कल भी हम लगभग इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, कल इससे थोड़ा कम ही होगा मुझे लगता है, शायद 50 क्वेश्चन कल हम करेंगे। फिर हमारा इतिहास ग्रंथ और नामकरण ये सब संबंधी प्रश्न हमारे हो जाएंगे, जो भी हमारे पूछे गए हैं अब तक जितने भी क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बताइएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो कौन हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन? यहाँ पे हो जाएगा श्याम सुंदर दास, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, हिंदी कोविद रत्नमाला कवियों का संग्रह है और तथा रूपक रहस्य नाटक साहित्य पर लिखी गई आलोचना है। इनके अगर हम अन्य रचना की बात करें तो गद्य कुसुमावली काफ़ी प्रसिद्ध है,
ये भी आप ध्यान में रखेंगे। श्याम सुंदर दास के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो ये सभी प्रश्न आपको हमने कराए, ये पूरा आपको PDF मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम पे आप जाइए और जो भी क्वेरी है वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये पूरी PDF आपको पूरे थ्योरी PDF के साथ में मिल जाएगी, पूरे प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस, ठीक है, जिससे आप बाद में भी इसका मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर सकें, अपने साहित्य को बेहतर कर सकें। और इतना कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता आपको कुछ करने की फिर ज़रूरत है। और बस सही समय पे आप सही एक्शन लीजिए, यही आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सही समय पे तैयारी अपनी शुरू कर देते हैं तो निश्चित रूप से आप जो है सफल होंगे। और बस अंतर सिर्फ 2 से 3 मार्क्स का रह जाता है, जो सिलेक्शन ले लेते हैं और जो सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। और ये 2-3 मार्क्स का अंतर आप ऐसे ही ख़त्म कर सकते हैं समय पर अपनी पढ़ाई को शुरू करके। तो बस अभी से लग जाइए और जितनी चीज़ें करा रही हूँ इसको आप रोज़ आपको करना है। डिटेल में सही चीज़ें करवाई जा रही हैं, बस ध्यान से आपको देखना है। PDF लेना चाहते हैं तो आपको 299 रुपीज़ में मिल जाएंगी। 7999287750 ये आपका नंबर है। इसमें आप मुझे QR कोड मिल जाएगा आपको मेरे टेलीग्राम पे, उस पे जा कर के आप वहाँ से स्क्रीनशॉट यहाँ पे भेज सकते हैं इस नंबर पे। इसके बाद आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर आप नोट कर लीजिए, इसमें आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर है ये, ध्यान रखिएगा। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कल हम फिर से ये क्वेश्चन ख़त्म करेंगे, इसके बाद हम आदिकाल शुरू करने वाले हैं जिसको हम पूरा डिटेल में देखेंगे। चलिए आगे मिलेंगे फिर से कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।